आज हम लोग पढ़ेंगे एमोलेड डिस्प्ले किस तरीके से काम करता है। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा आईपीएस। आईपीएस वो एलसीडी होती है जिसको एलसीडी के अंदर क्या होते हैं, बल्ब लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं? बल्ब लगे होते हैं। हम लोग अगर उसको खोल के देखते हैं तो उसके अंदर क्या लगे होते हैं, बल्ब। ठीक है, और जो एमोलेड डिस्प्ले होता है ना, उसको आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर बल्ब नहीं होते। जो उसके अंदर पिक्सल होते हैं ना, उसी से ही लाइट और ग्राफिक्स क्या होता है, ग्लो होता है। ठीक है, लाइट और ग्राफिक्स उसी से ही ग्लो होता है। तो ज्यादातर जो है हम लोग देखते हैं कहां पे आते हैं, ये सैमसंग के फोन में। देखा है ना, सैमसंग का फोन क्या करता है, एमुलेट डिस्प्ले यूज करता है। तो हम लोग देखते हैं आज एमुलेट डिस्प्ले किस तरह काम करता है। ठीक है, एमुलेट डिस्प्ले पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सर्किट देखेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। ठीक है, तो मान लो ये मेरा क्या है, सीपीयू। ठीक है, ये है मेरा सीपीयू। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा क्या होता था, कनेक्टर। सबसे पहले क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 10। ये 10 लाइनें आपको हर एमुलेट डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। इनको क्या बोलते हैं, मीपी की डीएसआई लाइन। क्या बोलते हैं, मीपी की डीएसआई लाइन। ठीक है, हम लोग ने आईपीएस में देखा था, इसकी लाइन में क्या लगे होते थे, ईएमआई फिल्टर लगे होते थे। ठीक है, लेकिन सैमसंग के जो एमुलेट डिस्प्ले वाले फोन हैं, उसके अंदर आपको इसके अंदर कोई भी मीपी फिल्टर देखने को नहीं मिलेगा। एमआई, ओप्पो, वीवो में आपको ईएमआई फिल्टर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सैमसंग के अंदर आपको बहुत कम चांसेस है भाई आपको इसके अंदर कोई कंपोनेंट देखने को मिले। अगर आप रीडिंग लेते हो, कूल टेस्टिंग के अंदर अगर रीडिंग लेते हो, तो किसी भी लाइन की अगर रीडिंग मिस हुई तो सीपीयू को उठाना कंपलसरी है। इतना क्लियर है? 10 लाइनें मीपी की सीपीयू से आएंगी कनेक्टर के ऊपर। उसके बाद एक लाइन और हम लोग को याद है, कौन सी थी, रीसेट। ठीक है, एक लाइन और मिलेगी, कौन सी, इसका नाम होगा रीसेट। उसके बाद एक लाइन और होती थी हमारी टीई। कौन सी, टीई, ट्रांसमिशन एरर। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और मिलेगी आपको एफजी एरर। कौन सी, एफजी एरर। एफजी एरर, इस लाइन का क्या काम होता है ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एफजी एरर। उसके बाद एक लाइन हम लोग देखते थे, उसका नाम होता था आईडी। ऐसे ना, आईपीएस डिस्प्ले में एक नाम होता था आईडी। आईडी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और 3 भी हो सकती हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको एक लाइन मिलेगी एलसीडी डिटेक्शन। एलसीडी डिटेक्शन, इसी लाइन के जरिए जब हम एलसीडी लगाएंगे तो सीपीयू को पता लगेगा कि भाई एलसीडी डिटेक्ट हो गई है। ओके, उसके बाद और कौन सी लाइन लग गई है, 10 मीपी की लाइनें होती थी, रीसेट लाइन होती थी, टीई लाइन होती थी, आईडी होती थी। ठीक है, वीएसएन और वीएसपी की लाइन होती थी ऐसे। तो जो एमुलेट डिस्प्ले होगा, इसके अंदर आपको वीएसएन और वीएसपी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, उसके बाद सैमसंग फोन के अंदर एक और चीज आप लोगों को रेयर देखने में मिलेगी, ये आप लोगों ने बताना है ये क्या चीज है। ठीक है, तो इसका नाम है अनेबल। एक लाइन क्या है, ग्राउंड, और यहां पे एक लाइन पे दे देते हैं 2 वोल्ट, और यहीं से एक हो जाएगी लाइन आउट, एलडीओ। ठीक है, सैमसंग क्या करता है,
अपने फोन के अंदर ये जो 2 वोल्ट देंगे तो यहां पे हम लोग को मिलेगा 1.8। आईपीएस डिस्प्ले के अंदर 1.8 मिलता था कि नहीं मिलता था? हर डिस्प्ले में एक 1.8 की लाइन मौजूद रहती थी। लेकिन जो एमुलेट डिस्प्ले होगा इसके अंदर आपको 2 लाइनें मिलेंगी वोल्टेज की, एक होगी 1.8 और दूसरी होगी यहीं से 2.8 या 3.7, यहां पे 2.8 या 3.0। तो इसको एलडीओ को अनेबल कौन करता है? सीपीयू। ठीक है, तो यहां से एक लाइन इसकी, यहां पे आपको 2 एलडीओ देखने को मिल सकते हैं सैमसंग के फोन में। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना जहां भी एमुलेट डिस्प्ले होगा वहां पे वोल्टेज की 2 लाइनें होंगी, एक होगी 1.8 और दूसरी होगी 2.8 या 3.0। ये लाइन अगर हम लोग एमआई, ओप्पो, वीवो देखते हैं तो ये लाइन हो सकता है पावर आईसी से आए। ठीक है, लेकिन सैमसंग के फोन में ज्यादातर एलडीओ लगे देखने को मिलते हैं। ओके, अब ये तो होगी लाइनें हमारी पूरी जो सीपीयू से हम लोग ने पढ़ी थी कि रीसेट लाइन आती है, आईडी लाइन आती है, 1.8 वोल्टेज की लाइन आती है जो हम लोग ने आईपीएस डिस्प्ले में पढ़ा था। और उसके बाद 2 लाइनें आती थी वीएसएल और वीएसपी की ग्राफिक्स आईसी से। ठीक है, लेकिन जो एमुलेट डिस्प्ले होगा इसके अंदर एक आईसी आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं ओक्टा डीसी टू डीसी आईसी। क्या बोलते हैं? ओक्टा डीसी टू डीसी आईसी। और यही आईसी आपका लाइट आईसी भी होगा और ग्राफिक्स आईसी भी होगा। ठीक है, तो इधर हम लोग यहां पे एक आईसी बना देते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम को समझ लिया ना आपने, तो आगे के जितने भी एमुलेट डिस्प्ले हैं इसी बिहाफ पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको बना देता हूं एक आईसी। ठीक है, इस आईसी से एक वोल्टेज निकलेगी, उसका नाम होगा ELAVDD और ये होगी 7.3 वोल्ट। कितनी? 7.3 वोल्ट। और ये होगी हमारी किसके लिए? लाइट के लिए। किसके लिए? लाइट के लिए। यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद 2 लाइनें आपको और मिलेंगी, ये होगी ELVDD। ELVDD, यहां पे ए लगा हुआ था, यहां पे ELVDD और ये होगी आपकी पॉजिटिव 4.6 वोल्ट। कितनी? पॉजिटिव 4.6 वोल्ट। आईपीएस डिस्प्ले के अंदर हम लोग पढ़ते थे VSN 5 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट और माइनस 5 वोल्ट। इसके अंदर आता है ELVDD और एक और होती है ELVSS। ELVSS। ठीक है, और ये होगी आपकी माइनस 4.4 वोल्ट। ठीक है, 4.6 वोल्ट पॉजिटिव ELVDD और ELVSS माइनस 4.4 वोल्टेज। ठीक है, अब हम लोग ने आईपीएस डिस्प्ले के अंदर पढ़ा था कि ये जो 1.8 की लाइन होती थी वो जाती थी पैनल के अंदर और वहीं से घूम के जो है वापस आके जो बन जाती थी हमारी PWM या फिर CABC, और हमारा लाइट आईसी या ग्राफिक्स आईसी जो अगर कंबाइन होता था तो हमारी अनेबल हो जाती थी। ठीक है, अब इसके अंदर 2 लाइनें आपको और मिलेंगी, उसका नाम होगा EN1, एक लाइन का नाम होगा EN1 और दूसरी का नाम होगा EN2। इसका नाम होगा EN2। EN1, EN2, यहां पे हमारा सर्किट क्या हो जाता है? मुकम्मल हो जाता है। अब ये काम कैसे करेगा ये देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो हमारे कनेक्टर पे 1.8 की लाइन होती थी एलसीडी के अंदर घूम के जाती थी और वापस आके लाइट जो 6 पिन का लैग आईसी होता था, लाइट आईसी, उसको जाके पीडब्ल्यूएम मिलता था तो लाइट आईसी ट्रिगर हो जाती थी और स्विचिंग शुरू हो जाती थी। अब इसके अंदर कनेक्टर के ऊपर आपको 2 वोल्टेज मिलेंगी, 1.8 और 2.8 या 3.0। तो क्या होगा
कि जब हम एलसीडी को कनेक्ट करेंगे, जब हम एलसीडी को कनेक्ट करेंगे तो अगर हमारी एलसीडी होगी ठीक, एलसीडी ठीक होगी और सीपीयू को डिटेक्ट हो जाएगी, तो ये जो एलडीओ है ये यहां से अनेबल सिग्नल देगा। जब हम सेट को ऑन करेंगे तो ये जो 1.8 वाली लाइन है ये ऐसे घूम के जाएगी और सीधा जाके क्या करेगी, EN1 को ऑन कर देगी, और ये होगी हमारे लाइट सेक्शन को ऑन करने के लिए। ये जो 1.8 घूम के जाएगी पैनल के अंदर से और जाके EN1 को टच करेगी, तो हमारा लाइट सेक्शन क्या हो जाएगा, अनेबल। ठीक है, इसी तरह पढ़ा था ना आईपीएस में कि पीडब्ल्यूएम आएगी, और पीडब्ल्यूएम जब आएगी तो जब पीडब्ल्यूएम उसको मिलेगा आईसी को, तो हमारा जो स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारा 16 से 40 वोल्ट बन जाएगा, यही पढ़ा था। तो ये जो 1.8 की आई हुई है कनेक्टर के ऊपर, ये जब EN1 को मिलेगी तो यहाँ पे हमारा ELA VDD 7.3 वोल्टेज ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 2.8 की वोल्टेज है या 3.0 की वोल्टेज है ये ऐसे घूम के जाएगी और EN2 को ऑन कर देगी। ये किसके लिए होगी, ग्राफिक्स के लिए। ये किसके लिए, 2.8 या 3.0 की वोल्टेज है वो है ग्राफिक्स आईसी को ऑन करने के लिए, ग्राफिक्स सेक्शन को। इसके अंदर दो सेक्शन है, लाइट आईसी भी है और ग्राफिक्स आईसी भी है, इतना कंफर्म है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो एक और चीज देख लो कि ये जो EN1 जो लाइट के लिए है, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर लाइट, फॉर लाइट। यहां से एक लाइन आपको जाएगी कहां पे, सीपीयू में। इसके अंदर जो हमारा पीडब्ल्यूएम पल्स होती थी वो कौन कंट्रोल करेगा, सीपीयू। इस लाइट जो EN1 वाली जो लाइन है, इसके अंदर ये लाइन हमारी सीपीयू से भी कनेक्ट होगी, ताकि जो पीडब्ल्यूएम पल्स है, जो हम लोग लाइट ग्राफिक्स को कम ज्यादा करते हैं, तो कौन कंट्रोल करेगा, सीपीयू, EN1 वाली लाइन के ऊपर। इतना क्लियर है। ये जो एलसीडी डिटेक्शन की लाइन है, इसकी लाइन पे भी आपको एक 1.8 का पुल अप रजिस्टर मिलेगा। डिटेक्शन लाइन के ऊपर क्या होगा, 1.8 का पुल अप रजिस्टर लगा होगा। अगर ये रेजिस्टेंस निकल गया तो एलसीडी क्या होगी, डिटेक्ट नहीं होगी और हमारे फोन का ग्राफिक्स और लाइट आईसी गुल। ठीक है। एक और चीज याद रखना, इसको रिपेयर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैनल को चेंज करके देखना है। क्या करना है, पैनल को चेंज करके देखना है। क्यों, इसके अंदर बाज औकात मामूली से ब्रेकेज होने की वजह से ना क्या होता है कि भाई डिस्प्ले भी गुल और लाइट भी गुल। तो पहले तो पैनल लगा के देखना है। अगर पैनल आपका ठीक है, कंफर्मेशन है कि भाई पैनल ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। क्या, MIPI की 10 लाइनों की रीडिंग सेम आनी चाहिए। उसके बाद एक लाइन रीसेट की सीपीयू से कनेक्ट होगी। ट्रांसमिशन एरर की लाइन, ये जो FG एरर की लाइन है, जब हम लोग जेन्युइन डिस्प्ले यूज करते हैं ना, तो तब ये लाइन क्या करती है, उसको डिटेक्ट करती है और इसी से ही हमारे पिक्सल को क्या होता है, सेट होता है। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन एरर की लाइन है, कभी कभार हम लोग ये भी तो करते हैं ना कि एमुलेट डिस्प्ले वाले को हम लोग दूसरा लगाते हैं, TFT जब लगाते हैं, तो ये जो TE की पिन है, इसी पिन के जरिए वो अपने क्या करती है, पिक्सल को सेट करती है। ये जो ट्रांसमिशन एरर की पिन है, इस पिन के जरिए जब हम लोग एमुलेट को दूसरा TFT पैनल लगाते हैं, तो इस पिन के जरिए उसके पिक्सल को सेट होता है। ठीक है। और डिटेक्शन की लाइन के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है ये ओपन हो गया तो डिटेक्शन नहीं होगी। डिटेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा कि ये जो अनेबल मिलता है ना LDO को, ये तब सीपीयू अपने अंदर से आउट करता है जब उसको पता होता है कि भाई साहब LCD लगी हुई है, LCD लगी हुई है। अगर LCD नहीं लगी होगी तो ये अनेबल सिग्नल नहीं आएगा, 1.8 नहीं बनेगा। तो LCD का ओके होना क्या है, बिल्कुल जरूरी है। ये डिटेक्शन की लाइन का रेजिस्टेंस ओपन होना नहीं चाहिए। इसको भी अक्सर क्या होता है, वाटर डैमेज होने की वजह से ये रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। उसके बाद हमारी जो डिस्प्ले है वो ना डिस्प्ले रहता है ना ही लाइट आती है। तो
डिस्प्ले और लाइट का ये जो 1.8 और 2.8 या 3.0 के वोल्टेज है, ये तब बनेंगे जब एलसीडी ओके होगी, तभी सीपीयू अनेबल सिग्नल देगा और एलडीओ आउटपुट में वोल्टेज देगा। अगर अनेबल सिग्नल नहीं आया तो लाइट आईसी ऑन नहीं होगी, ग्राफिक्स आईसी ऑन नहीं होगी, हमारा लाइट और ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं आने वाला। इतना क्लियर है। और ईएलए वीडीडी ये आपको हर एमुलेट डिस्प्ले में मिलेगा। ईएलए वीडीडी फॉर लाइट 7.3 वोल्टेज, ईएलवीडीडी 4.6 वोल्टेज प्लस, ये ग्राफिक्स के लिए। ईएलवीएसएस माइनस 4.4 वोल्टेज किसके लिए? ग्राफिक्स के लिए। और EN1 और EN2 की लाइन इस आईसी को अनेबल करने के लिए तब आएगी जब हम एलसीडी लगा देंगे। और ये 1.8 और 2.8 वोल्टेज आना चाहिए, तभी जाके ये आईसी ऑन होगा। और इस आईसी का नाम है ओक्टा DC2, ओक्टा DC2 DC आईसी। तमाम एमुलेट डिस्प्ले इसी बिहाफ पे काम करेंगे, चाहे वो जितना ही महंगा फोन क्यों ना हो। इतना क्लियर है। जब हम MI, ओप्पो, वीवो या इस तरह के फोन को रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर ये जो मिपी लाइन है, मिपी की DSI लाइन जो कि 10 लाइनें हैं, इसके अंदर आप लोगों को EMI फिल्टर या जो मिपी फिल्टर होते थे, EMI फिल्टर जो हम लोगों ने देखा था, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसके अलावा ये जो 1.8 की लाइन और 2.8 की लाइन में जो एलडीओ लगे हुए हैं, ये आपको हो सकता है देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। अगर एलडीओ नहीं लगा हुआ तो कंफर्म है कि ये वोल्टेज कहां से आएंगे? पावर आईसी से। और जब पावर आईसी से ये वोल्टेज आएंगे तो आप उसको बिना एलसीडी लगाए भी चेक कर सकते हैं 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। जैसे हम लोग आईपीएस डिस्प्ले में कहते हैं ना कि 1.8 ऑन होते ही एक डिस्प्ले कनेक्टर पे पहुंच जाएगा, इसी तरीके से जब हम इसको ऑन करेंगे सेट को, तो ये जो 1.8 और 2.8 वोल्टेज है, अगर पावर आईसी से आए तो कंफर्म कि ये आपको कनेक्टर पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, A505, A50। तो हार्डवेयर में चलते हैं और इसका चल के देखते हैं हम लोग एलसीडी लाइट और एलसीडी पीडीएफ। अब देखो जरा यहां पे काशिफ भाई, देखें यहां पे ये जो लाइनें नजर आ रही हैं आपको, तो 10 लाइनें मिपी की हम लोग को देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें मिपी की और एक लाइन कौन सी आ गई? रीसेट की। तो रीसेट कहां से आ रहा है देखते हैं जरा। रीसेट आप लोगों को पता है कि सीपीयू से आता है, ठीक है। ये रीसेट की लाइन 10 मिपी लाइन, रुकी 10 मिपी की लाइन, एक रीसेट लाइन, और यहां पे आपको एक वी बैट देखने को मिल रहा है। और देखो ये 10 मिपी लाइन और रीसेट लाइन आ चुकी है, और उसके बाद एक कनेक्टर पे वोल्टेज आया हुआ है 1.8 और दूसरा आया हुआ है 3.0। और ये कहां से आ रहा है देखना जरा। ये देखें, ये जो दो एलडीओ लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करती है कंपनी कि एक एलडीओ जो 1.8 वोल्टेज वाला है, पावर आईसी से उसको देती है 2.0 वोल्टेज, और यहां से एक सिग्नल मिलेगा इसको सीपीयू से। देखें सीपीयू से आ रहा है, ये सीपीयू से आ रहा है एक सिग्नल, और एक लाइन इसकी ग्राउंड है। जब सीपीयू से इसको अनेबल सिग्नल मिलेगा तो ये आउटपुट में कुछ वोल्टेज को क्या करेगी? ड्रॉप करेगी, ठीक है। 2 वोल्टेज के बजाय 1.8 वोल्टेज इसको यहां से आउट करेगी, और ये सीधा पहुंच जाएगी एलसीडी कनेक्टर पे, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा लगा हुआ है, इसको बोलता है कि इस एलडीओ के एक पिन पे उसने किया है वी बैट। तो वी बैट होता है 3.7, और एक सिग्नल उसको दिया सीपीयू से यहां पे, और उसके बाद जो आउटपुट हुई कुछ वोल्टेज को ड्रॉप किया, तो ये बन गई 3.0 वोल्टेज। ये 2.8 भी हो सकते हैं और 3.0 भी हो सकते हैं। इतना क्लियर है। अब इसके अंदर हम लोगों को ये जो एफजी एरर है, डिटेक्शन है, और ये लाइनें नहीं मिली। तो अब हम लोग चलते हैं इसके स्कीमेटिक्स पे, ठीक है। तो इसका स्कीमेटिक्स ओपन करते हैं, पीडीएफ
लेआउट और ये स्कीमेटिक्स। तो हम इसके कनेक्टर को कर लेते हैं कॉपी। तो ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, इसको किया कॉपी, स्कीमेटिक्स में गया, यहाँ पे जाके इसको कर दिया पेस्ट। तो ये आपके सामने जो आ गया ये है कनेक्टर। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें मीपी की। देखते हैं क्या इसकी लाइन में ईएमआई फिल्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, क्लिक किया डबल, तो यहाँ पे चल के देख, ये देखें डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जा रही है। इसकी लाइन में कोई भी मीपी फिल्टर देखने को नहीं मिल रहा। अगर किसी भी लाइन की रीडिंग मिस हुई तो कंफर्म है कि क्या सीपीयू रिवॉल्व होगा। ओके, और दूसरी साइड पे देखते हैं। तो हम लोगों ने जो लाइनें देखी हैं, ये जो टीएसपी और टीपी, ये जो मैंने बताया कि भाई ये टच की लाइनें हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। उसके बाद एक लाइन का नाम क्या है, एलसीडी डिटेक्शन, एलसीडी डिटेक्शन की लाइन एक। उसके बाद एक आ रहा है डिस्प्ले टीई, ट्रांसमिशन एरर, और एक लाइन का नाम है एफजी एरर। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट कहां से आएंगी, सीपीयू से। उसके बाद यहां पे देखो जरा, एक लाइन का नाम है ELVSS 4.4 माइनस 4.4, एक लाइन का नाम है ELVDD 4.6, उसके बाद एक लाइन का नाम है ELAVDD 7.3 वोल्टेज। इतना क्लियर है। उसके बाद यहां से एक 1.8 का वोल्टेज आया और एक आया 3.0 का वोल्टेज। क्या लिखा हुआ ऊपर, VDD LCD 1.8 और VDD LCD 3.0। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखते हैं क्या इसकी लाइन में एलडीओ है। तो इसको मैंने किया कॉपी और यहां पे जाके इसको सर्च किया तो ये देखिए ये एलडीओ लगा हुआ है, ये एलडीओ लगा हुआ है, कंफर्म है। और एलडीओ को कैसे और है, PMIC से इसको 2 वोल्टेज मिल रहे हैं और एक अनेबल का सिग्नल सीपीयू से आएगा, कंफर्म है। और आउटपुट में ये वोल्टेज दे देगा 1.8 और ये 1.8 पहुंच जाएंगे सीधा हमारे एलसीडी कनेक्टर के ऊपर। और ये 3.0 को क्लिक किया तो इसकी लाइन में भी हम लोग को क्या मिलेगा, एक ये देखें, ये एक मिल रहा है एलडीओ। इसके ऊपर एक 4 नंबर पिन के ऊपर वीबैट सिस्टम, आउटपुट में मिलेगा 3.0 और एक सिग्नल मिलेगा सीपीयू से अनेबल का और एक पिन इसकी क्या है, ग्राउंड है। इतना क्लियर है। अब देखो कि अब मुझे लाइट और ग्राफिक्स आईसी पे जाना है, लाइट और ग्राफिक्स आईसी पे जाना है। तो अगर इसके ऊपर, इसके ऊपर या इसके ऊपर, इन तीनों में से मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, लाइट और ग्राफिक्स आईसी पे, कंफर्म है। तो अभी मैं इसके ऊपर कर देता हूं क्लिक, तो ये मैं पहुंच गया हूं अपना ओक्टा डीसी टू डीसी आईसी के अंदर पहुंच चुके हैं। अब इसका मैं आप लोगों को एक छोटा सा ना ब्लॉक डायग्राम समझा देता हूं, ताकि उस ब्लॉक डायग्राम को देखने के बाद जब मैं आपसे ये स्टडी करवाऊंगा, इस आईसी को आप खुद स्टडी करोगे तो फिर आप कहोगे कि सर ये हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम इसके साथ के जो एमुलेट डिस्प्ले वाले कम से कम 7-8 मॉडल खोल के देखेंगे जिसके अंदर एमुलेट डिस्प्ले लगा होगा। ओके, देखो ये ऊपर ये जो मेरा आईसी लगा हुआ है ये क्या है, ओक्टा डीसी टू डीसी आईसी है, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों को देखने को मिल रही है कितनी क्वाइलें, 3 क्वाइलें। एक क्वाइल है लाइट के लिए और 2 क्वाइलें हैं किसके लिए, ग्राफिक्स के लिए। 2 क्वाइलें, एक पॉजिटिव 5 वोल्ट के लिए होती थी जैसे और नेगेटिव 5 वोल्ट के लिए होती थी। तो एक बनेगी ELVDD और एक VLSS, ठीक है। तो अभी मैं इसका ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं कि ये मान लो कि मेरा क्या है, आईसी है, ये मेरा एक आईसी है और ये क्या है, कनेक्टर, ये मेरा कनेक्टर है, ठीक है। आईसी से कनेक्टर पे ही जाएंगी ना लाइनें, ठीक है। तो अब क्या है कि कंपनी क्या करती है, इसके आउटपुट कितने आईसी के, 3 आउटपुट है ना, एक 7.3 वोल्टेज,
एक वोल्टेज है 4.6 वोल्टेज प्लस और एक माइनस 4.4 वोल्टेज। तो आईसी ने क्या किया, 3 कॉइलें लगा दी। कंपनी ने क्या किया, इस पे 3 कॉइलें लगा दी। तो कंपनी ने 3 कॉइलें कैसे लगाई, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक आता था वीपीएच, ऐसे ही पढ़ा था, एक वीपीएच आता था, इन हो जाता था, ठीक है। उसके बाद इसी की लाइन में एक कॉइल लगाई जाती थी लाइट के लिए, और ये दोबारा यहां पे आके हो जाती थी स्विचिंग। क्या हो जाती थी, स्विचिंग या फिर एलएक्स, स्विचिंग या फिर एलएक्स बोल देते थे। तो इसको मैं बोल देता हूं इन वन, इसको बोल देता हूं इन वन, और इसको भी बोल देता हूं मैं वन। 4.6 वोल्टेज और एक वोल्टेज है ELVSS माइनस 4.4 वोल्टेज, ठीक है। अब इसको क्या करना है, रिपेयर करना है ना, सेट अगर आया तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने इसकी क्या करनी है, रीडिंग लेनी है। कूल टेस्टिंग में इसकी क्या करनी है, रीडिंग लेनी है। अगर मान लो किसी रीजन से ये लाइन आपकी शॉर्ट आई, 7.3 वाली जो लाइन है ये अगर शॉर्ट आई, तो देखो इसकी लाइन में एक कैप ये लगा हुआ है, उसके बाद ये देखो ये क्वाइल लगी हुई है, नॉर्मल क्वाइल। अगर लाइन ओपन हुई तो इस क्वाइल को जंपर करके देख सकते हो। उसके बाद एक ये बड़ा कैप नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अगर ये यहां पे जब स्विचिंग होती है तो जो कैप होते हैं ये क्या होते हैं, अक्सर शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसको हमेशा याद रखना, रीडिंग बेस पे काम करना। किस पे, रीडिंग बेस पे, कि भाई फोन आया ना, लाइट आ रही है ना, डिस्प्ले आया, तो सबसे पहले क्या करना है, पैनल को रिप्लेस करके देखना है, पैनल को रिप्लेस करके देखना है। उसके बाद अगर पैनल भी ओके है और पैनल लगाया, कंफर्म टेस्टेड पैनल लगाया, डिस्प्ले नहीं आया, तो फिर क्या करना है, रीडिंग बेस पे काम करना। सबसे पहले इन लाइनों की रीडिंग ले लेना। देखो ये लाइनें जो हैं, यहां पे वोल्टेज जब स्विचिंग होती है तो यहां पे जो वोल्टेज बनते हैं ये बूस्ट सर्किट बनता है। क्या बनता है, स्टेप अप सर्किट है। तो यहां पे वोल्टेज ज्यादा होते हैं तो ये लाइनें शॉर्ट होने का खतरा भी ज्यादा होता है। तो इनके पैरेलल में लगे जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेक कर लेना। उसके बाद अगर लाइन ओएल आई तो इसके रास्ते में, हर उसके रास्ते में देखना, इसके रास्ते में भी आपको यहां पे ये नॉर्मल कॉइल मिल रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो पहली लाइन है इसके ऊपर ये नॉर्मल कॉइल, ये जो दूसरी लाइन है इसके ऊपर ये वाली नॉर्मल कॉइल, और ये जो तीसरी लाइन है ये वाली नॉर्मल कॉइल। हर लाइन में ये जो नॉर्मल कॉइल हमने बनाई है ये लगी हुई है, ठीक है। और 2 कैप 3 कैप आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी लाइन में देखते हैं, इसकी लाइन में कितने कैप लगे हुए, नीचे वाली के में एक कैप ये लगा हुआ है, दूसरा ये नॉर्मल कॉइल, और 1 2 3 और 4
ये 4 कैप आपकी इसकी लाइन में लगे हुए हैं, तो एक एक करके इनको हटा के देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर लाइन फिर भी शॉर्ट रही तो कंफर्म क्या है, आईसी आपका शॉर्ट है। फौरन से आईसी को नहीं उठा लेना, पहले तस्दीक करनी है कहीं कैप शॉर्ट तो नहीं है। अब देखो, अगर ये जो नॉर्मल कॉइल लगी हुई है इसको आप ओपन कर लेते हो, अगर लाइन फिर भी शॉर्ट है तो कंफर्म है कि इस लाइन में ये लगा हुआ कैप शॉर्ट है। अगर इसको ओपन करने के बाद यहां पे शॉर्टेज आई तो इनको हटा के देख सकते हो। ये कोई इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है कि आप इसके अंदर घबराने लग जाओ। एक और चीज सबसे ज्यादा जो होती है कि यहां पे जब आपने हीट से काम करना है ना, तो ये जो पीछे भाई साहब लगे हुए हैं इसका एहतियात करना है। तो यहाँ पे फास्ट काम करना है। हाँ, यहाँ पे अक्सर दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और हीट गन को रख के बैठ गए, इतनी देर में पता लगा पीछे सीपीयू और जो ईएमसी लगी हुई है इसकी छुट्टी हो गई। समझ रहे हो? तो जब भी सैमसंग का फोन देखो रिपेयर करते टाइम आपको इन चीजों को मद्देनजर रखना है कि भाई इस आईसी पे मैं काम कर रहा हूं, इसकी बैक साइड पे क्या है। अक्सर लोग साउंड आईसी भी काम करते करते सेट डेड, ये साउंड आईसी अगर लगा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे काम करते करते सेट डेड, यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है यहाँ पे काम करते करते सीपीयू को हिट लग गई। तो इसको बड़े एहतियात के साथ काम करना है। सैमसंग के फोन जिसके अंदर डबल डेकर और वाइड गम लगी हुई है, खासकर ये गम क्या होती है, जब हीट लगती है तो ये फूलने लगती है और आईसी का मुंह ऊपर हो जाता है और जो बबल्स जो होती है वो फट जाती है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि इन लाइनों की रीडिंग लेनी है कंपलसरी। एक कॉइल यहां पे आपको बीप देगी ग्राउंड के साथ, दो कॉइलों के ऊपर वीपीएच चेक कर लिया, दो कॉइलों के ऊपर अगर वीपीएच चेक कर लिया और आगे की कोई लाइन शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल लाइन क्लियर है, तो चुप करके क्या करना है, इस आईसी को उठा लेना। अगर वीपीएच बन रहा है, वीपीएच बन रहा है और आगे की कोई लाइन शॉर्ट नहीं है तो चुप करके इस आईसी को रिप्लेस करके देख लेना, बस। कोई इतना लंबी गेम नहीं है इसकी। क्या इस आईसी के अंदर आपने प्रोटोकॉल देखा? अभी चल के देखते हैं क्या है। तो अभी इस आईसी के ऊपर आ गए हैं, तो इस आईसी के अंदर देखो जरा, क्या कोई प्रोटोकॉल की लाइन है? देखो जरा, इस आईसी के अंदर कोई भी प्रोटोकॉल की लाइन आपको देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ इसको क्या अनेबल कर रहा है, 1.8 और 2.8 जो कनेक्टर से आ रहा था, बस। जैसे हम लोगों ने 6 पिन वाले आईसी में पढ़ा था कि एक CABC जाके उसको अनेबल करती है, इसी तरह इसको EL on 1 और EL on 2 जाके अनेबल कर देगी। अभी हम इसके साथ के 8 से 10 मॉडल को खोल के देखेंगे कि क्या सर्किट इसी तरह काम कर रहा है। K20 Pro, K30 Pro जो बड़े मॉडल हैं, सब मॉडलों को हम लोग देख लेते हैं। इतना क्लियर उसामा भाई? Yes, sir. कोई टेंशन कोई टेंशन कर लोगे ना?